Hello student, welcome to SS Study Point. Today we will be discuss about the small intestine and large intestine, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के विषय में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, लीवर में कैसे पाचन होता है, लीवर से कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पहले प्रथम पाचन होता है कहाँ से प्रारंभ होता है, हमारे मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? हमारे मुख से प्रारंभ होता है प्रथम पाचन, जिसमें हमारा दांत योगदान करता है, हमारी जीवा योगदान करती है। जीवा के ऊपर जो हमारी 3 ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथि में 3 भाग होते हैं, कर्णपुर ग्रंथि होती है, अधोजीवा ग्रंथि होती है, अधोहनु ग्रंथि होती है। उनमें से क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें प्रमुख टायलिन है, जिसको हम माइलेज बोलते हैं। वहीं से हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। हमारे जीभ क्या करती है, उसमें से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, जो लार है, सलाइवा है, वह क्या करती है, भोजन को मिक्स करती है और वहां से क्रमानुकंचन क्रिया के द्वारा हमारे ग्रसनी कहाँ करती है, ग्लॉटिस होता है जो श्वास नली को ढक लेती है जब भोजन हम ग्रहण करते हैं। और यहाँ से होते हुए क्रमानुकंचन प्रक्रिया के द्वारा अमाशय में आता है और अमाशय में कार्डियक भाग में आकर के हमारी जो क्या है, ग्रासनली खुलती है। और अमाशय का जो ऊपर वाला भाग होता है, जिसको हम कार्डियक भाग बोलते हैं, जिसमें कार्डियक ग्रंथि होती है, वो भोजन को नियंत्रण करने का काम करती है। फिर मध्य भाग में हमारा क्या होता है, फंडिक भाग, जिसमें फंडिक ग्रंथि होती है। इसमें से HCl निकलता है। HCl क्या करता है, भोजन को पचाने का काम, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं फंडिक ग्रंथि में से। इसके बाद आ जाता है हमारा पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग में क्या आता है, पाइलोरिक भाग में हमारा म्यूकस निकलता है। और म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस हमारे जो अमाशय है उसकी दीवारों को सुरक्षित करता है HCl से, और उसका यानी कि डीएक्टिवेट करता है। और जो पित्ताशय, अब यहाँ बात करेंगे हम लीवर की। लीवर की पिछले क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि लीवर हमारा किस प्रकार से काम करता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर में क्या पाया जाता है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है, यानी कि पित्तरस जो हमारा इकट्ठा होता है पित्ताशय में, जब इससे ओवरलैपिंग होने लगता है, ज़्यादा मात्रा में लीवर पित्तरस का श्रवण करने लगता है तो हमारे शरीर में मिलता है, जिससे हमारे शरीर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि हम जॉन्डिस के शिकार हो गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि जॉन्डिस किससे संबंधित रोग है, तो हमारा रोग किससे है, लीवर से संबंधित रोग है। यानी लीवर में जब कुछ परेशानियां होती हैं, खामियां होती हैं, तब हो जाता है आपको जॉन्डिस। ठीक है। अब यहाँ से अग्नाशय के विषय में हमने पढ़ा था कि अग्नाशय क्या है, एक मिश्र ग्रंथि है, जिसमें यानी कि हार्मोन्स और प्रोटीन पाचक एंजाइम्स यानी अग्नाशयी रस का श्रवण करती है। अब हम पढ़ेंगे। और यहाँ से ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में खुल जाता है। ग्रहणी छोटी आंत में ही होती है और यह जो हमारा अमाशय छोटी आंत में खुलता है। और यहाँ से अग्नाशयी रस और हमारा कौन, यह जो हमारे लीवर से निकलने वाले रस हैं, जिसमें है पित्त रस है और भी वर्धक है, एंजाइम से जो निकलते हैं, जो पचाने का काम करते हैं, माइलेज। और यहाँ से जो अग्नाशयी रस है और वहाँ से निकलता है, छोटी आंत में आता है ग्रहणी के माध्यम से, और ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत क्या होती है, सबसे लंबी, मतलब कि छोटी आंत लंबी होती है 3 से 4 मीटर तक, 3 से 4 मीटर तक लंबी होती है। और छोटी आंत में 3 से 4 मीटर में इसमें स्थित छोटी आंत में लीवर कुहन की क्या होती हैं, कोशिकाएं। लीवर कुहन की कोशिकाएं होती हैं। लीवर कुहन की क्या होती हैं, कोशिकाएं। लिवर कुहन की कोशिकाएं होती हैं, कुहन की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें क्या होता है, इनका अवशोषण होता है। लिवर को आंतरिक रस, लिवर कुहन की कोशिकाओं से आंतरिक रस का श्रावण होता है। और इसी यानी कि छोटी आंत में ही एक पाए जाते हैं ई कोलाई नामक जीवाणु, ई कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन के जो अवशेष होते हैं उनका क्या कर लेते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और लिवर कुहन की कोशिकाएं होती हैं, इससे निकलता है आंतरिक रस, आंतरीय रस निकलता है। इसमें हमारा निकलता है एमाइलेज। क्या निकलता है, एमाइलेज। पीछे भी पढ़े हैं, आंत से भी एमाइलेज निकलता है, जो किसका पाचन करता है, एमाइलेज वसा का पाचन करता है। और इसमें निकलता है इरेप्सिन नामक प्रोटीन, जो पॉलीपेप्टाइड को फिर तोड़ देता है, यानी कि यह प्रोटीन का पाचक है। किसका पाचक है, प्रोटीन का। यह हमारे आंतरिक रस हैं। एमाइलेज वसा का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, इरेप्सिन करता है। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है, जो छोटी आंत में निकलने वाला आंतरिक रस है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.3 से 8.3 के बीच में होता है। ठीक है, 7.5 से, सॉरी यहाँ पे कैसा होता है, यह क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। यानी कि आंतरिक रस जो होता है क्षारीय होता है। इसमें से निकलने वाले
रस का पीएच वैल्यू 7.5 से लेके 8.3 तक होता है। और इसमें आंतरिक रस में एमाइलेज निकलता है जो वसा का पाचन करता है। इरिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें सुक्रोज का पाचन होता है। सुक्रोज का पाचन होता है किसके रूप में? सुक्रेज एंजाइम, यह पाचन होता है सुक्रेज एंजाइम की सहायता से। सुक्रेज एंजाइम। लैक्टोज का पाचन होता है लैक्टेज एंजाइम से, लैक्टेज एंजाइम से। और सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और हमारा एक है मल्टोज। मल्टोज का पाचन होता है मल्टेज से, मल्टोज का पाचन होता है मल्टेज नामक एंजाइम से, मल्टेज। ठीक है। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज को सुक्रेज जो है दो भाग में तोड़ देता है, यानी कि फ्रक्टोज में तोड़ता है और ग्लूकोज में तोड़ देता है। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है। जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे फूड सोर्स में, तो हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज जो होता है अक्सर फलों से पाया जाता है। और जो भोजन वाला जो स्वाद मीठा होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज ग्लूकोज व लैक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टोज को लैक्टेज, ग्लूकोज व लैक्टोज में तोड़ देता है। मल्टोज को मल्टेज, ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? इनका पाचन होता है। अब यहाँ छोटी आंत में जब पाचन, यहाँ छोटी आंत में अंतिम पाचन होता है। छोटी आंत में अंतिम पाचन कहाँ होता है? अभी कभी प्रश्न पूछ दे कि अंतिम पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो अंतिम पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में अंतिम पाचन होता है। अगर पूछे कि प्रारंभिक पाचन कहाँ होता है, तो प्रारंभिक पाचन हमारे मुख गुहा से, यानी कि जिसमें दांत और जीभ सभी सारे सलाइवा गलने मिलकर के प्रारंभ हो जाते हैं, मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा में। अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। यहीं पे अवशोषण भी होता है। क्या होता है? अवशोषण। जो क्षुद्रांत होते हैं, क्षुद्रांत, इसके अंदर क्षुद्रांत पाए जाते हैं। जो क्षुद्रांत हैं, क्षुद्रांत के द्वारा क्या होता है? पाचन होता है। अरे अवशोषण होता है जो शेषांत रहे और यहाँ पे ई कोलाई नाम का जीवाणु है, वह क्या करता है? अवशोषण करने लगता है। किसका? यहाँ पे जो भोजन, यहाँ पे जो अपचित है, थोड़ा बहुत पचा हुआ है, यहाँ पाचन क्रिया के पश्चात कुछ भोजन अपचित रह जाते हैं, तो उनका पाचन होता है। और इसमें से इसमें भाग कौन लेता है? लीवर से निकलने वाले रस भी भाग लेते हैं, नासा से निकलने वाले भी भाग लेते हैं, और जो आंत से निकलने वाले कुछ रस हैं वह भी भाग लेते हैं। और ये सारे के सारे रस मिलकर के उसको अंतिम पाचन करते हैं। और अंतिम पाचन के पश्चात उनका प्रारंभ हो जाता है अवशोषण। और जब अवशोषण प्रारंभ हो जाता है, तो अवशोषण यहाँ से प्रारंभ होता है, फिर आता है कहाँ? सीकम उंडुक में, हमारी बड़ी आंत में आ जाता है। फिर बड़ी आंत से होते हुए यहाँ से ऊपर जाता है कोलन में। कोलन में नामक जो जीवाणु होते हैं वह क्या करते हैं? अब बड़ी आंत में क्या होने लगता है? बड़ी आंत इससे छोटी होती है, लगभग 3 से 4 फुट नहीं, उससे कम होती है। उसकी लंबाई तो सही से याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अब हमने देख लिया कि छोटी आंत के विषय में। अब छोटी आंत से हमारा पाचन कहाँ प्रारंभ हो गया? बड़ी आंत में। अब यहाँ से जो सीकम उंडुक लगा है, यहाँ से जो खुल रहा है, या बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत से होते हुए कहाँ जाता है? यहाँ पे कोलन में। कोलन के माध्यम से बड़ी आंत जो खोलन है, यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ से पहुँचता है। और यहाँ पे बड़ी आंत में जो होता है, बड़ी आंत में वह कोशिकाओं में क्या होता है? बड़ी आंत की कोशिकाओं में स्वांगीकरण होने लगता है। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन होने लगता है। हमने पाचन में पढ़ा है कि पहले हम अंतर ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है। तो अवशोषण की क्रिया कहाँ हुई? आंत में हुई। अब कुछ अवशोषण यहाँ होता है, लेकिन अब इसमें स्वांगीकरण प्रारंभ हो जाता है, जो कोशिकाओं की जीव द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? जीव द्रव्य में। कोशिकाओं के जीव द्रव्य में क्या होने लगता है? इनका स्वांगीकरण होने लगता है। और यह क्या कहता है? अमीनो अम्ल में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अमीनो अम्ल बना लेते हैं। ठीक है। अमीनो अम्ल बड़ी आंत में क्या होता है? अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। और यहाँ से अब हम कहेंगे कि यह जो हमारा अमीनो अम्ल का निर्माण है, वो इसमें हम स्वांगीकरण होता है। क्या होता है? स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण होगा तो अमीनो अम्ल हमारा आगे चल के आरएनए डीएनए का निर्माण करता है। अमीनो अम्ल न्यूक्लियोज एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड। तो अमीनो अम्ल में हमारा आ जाता है आरएनए है, डीएनए है, ये सारे के सारे हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, इनका स्वांगीकरण होकर के अमीनो अम्ल बनाते हैं। यह जीव द्रव्य में क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। अब बड़ी आंत में तो स्वांगीकरण हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं बहिक्षेपण क्या होता है। तो यहाँ से जब चला जाता है तो बहिक्षेपण किसके माध्यम से होता है? यहाँ पे मलाशय है, मलाशय में मल इकट्ठा रहता है। फिर यहाँ से जब गुदानाल के माध्यम से होते हुए गुदा द्वार के द्वारा क्या हो जाता है? बहिक्षेपण हो जाता है। ऐसे पदार्थों का जो पूरी इस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात जो वेस्टेज मटेरियल बच जाते हैं, जिनका हम अवशोषण नहीं कर पाते हैं,
वो क्या होता है, गुदानाल के द्वारा, यानी कि गुदानाल जो आती है गुदाद्वार के द्वारा मलाशय में जो इकट्ठा रहता है उसको हम क्या करते हैं, उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर कर देते हैं। उत्सर्जन भी पढ़ना है तो उत्सर्जन आगे पढ़ेंगे। अब हमारा जो पाचन है इसमें हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, मुख से क्या होता है, पाचन प्रारंभ होता है। फिर यहाँ से सलाइवा ग्लैंड मिलती है, सलाइवा ग्लैंड से यहाँ ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में आता है, आमाशय से निकलने वाले कार्डियक भाग में कार्डियक ग्रंथि, और मध्य भाग में फंडिक ग्रंथि, और पाइलोरिक भाग में पाइलोरिक ग्रंथि, सारे के सारे मिलकर भोजन को पचाते हैं। यहाँ से 2 से 3 घंटे से 4 घंटे तक भोजन रहता है। फिर यहाँ से लीवर से आने वाले रस हैं, ये इसमें पाचन करते हैं। ये सीएल यहाँ से निकलने वाला है। फिर यहाँ आता है तो यहाँ से अग्नाशय से निकलने वाले एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम्स वो मिल जाते हैं। फिर से आंत में निकलने वाले हमारे जो एमाइलेज और इरेप्सिन नामक प्रोटीन निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जो इसका पाचन करते हैं, और यहाँ पे अवशोषण होने लगता है। और छोटी आंत में क्या होता है, अंतिम पाचन होता है। छोटी आंत में अंतिम पाचन, और यहाँ से सारी प्रक्रियाएं होकर बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में इनका स्वांगीकरण होने लगता है, आंत में अवशोषण होने लगता है। और इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया होने के पश्चात जो भी वेस्टेज मटेरियल बचता है, यानी कि जो हानिकारक तत्व तो हमारे शरीर के लिए होते हैं, या फिर जो इन प्रक्रिया में जो बेकार पदार्थ बचता है, वह हमारे मलाशय और गुदाद्वार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, खत्म हुआ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम अगले भाग में, ठीक है।